1 घंटे के अंदर अंदर 7वीं दफा उसका मोबाइल बजा तो तंग आकर उसने मोबाइल ही स्विच ऑफ कर डाला था। किसकी बार बार कॉल आ रही है तुम्हें? तुम कुछ परेशान भी लग रहे हो। कामरान ने जांचती हुई नजरों से उसे देखा। अजलान शाह ने बेजारी से बालों में हाथ फेरकर अपना गुस्सा कंट्रोल किया था। डैड की कॉल है। 3 साल बाद वापस आया हूं मैं, लेकिन आज भी वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। उसके लहजे से तलखी छलक रही थी। पास से गुजरते हुए वेटर ने ड्रिंक का गिलास उसके सामने किया तो उसने गिलास उठा लिया। कामरान ने तासुब से उसे देखा। तुम अपने घर भी नहीं गए। 3 साल बाद आज यूके से वापस आए और आते ही तुम मेरी शादी में शिरकत करने के लिए आ गए। तुम्हें अपने डैड से मिलने तो जाना चाहिए था ना। तुम्हारी माँ भी तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। कामरान जानता था ये सारी बातें उसे कहना फजूल है, और वही हुआ। अजलान काजमी के चेहरे पर सुर्खी बिखर गई थी। वो एक झटके से अपनी जगह से उठा। अगर तुमने वही सारी बातें करनी है तो मैं अभी और इसी वक्त यहां से चला जाऊंगा। वो मामश्किल खुद पर सब कर रहा था। उसकी गिरी आंखों में नफरत छलक रही थी, किसी अनजानी वजूद के लिए नफरत। कामरान ने अफसोस से अपनी वजी दोस्त को देखा। 6 फुट से निकलता कद, ब्लैक कलर की नफीस से डिनर सूट में मलबूस वो बेहद पुरकशिश लग रहा था। इतना कि शादी में मौजूद हर लड़की एक बार तो जरूर उसको मुड़कर देखती थी। मगर वो था कि हर चेहरे, हर वजूद से लाताल्लुक था। दुल्हन की गाड़ी हाल के बाहर आ चुकी थी। कामरान ने उजरत में अपना ग्लास टेबल पर रखा। वो दूल्हा था, उसे बाहर मौजूद होना ही था। अजलान काजमी ने जेब से मोबाइल निकाल कर स्विच ऑन किया। उसे एक जरूरी कॉल आनी थी। वो ज्यादा देर फोन स्विच ऑफ रख भी नहीं सकता था। लेकिन फोन ऑन करते एक दफा फिर डैड की कॉल उसके नंबर पर आने लगी थी। झुंझलाते उसने मोबाइल वापस टेबल पर पटका। आखिर डैड को बताया किसने कि मैं वापस आ गया हूँ? लब भेज कर उसने टेबल पर मुक्का मारा। आसपास मौजूद कई अफराद उसकी तरफ देखने लगे थे। अजलान काजमी ने अपनी बेजारी छुपाने के लिए रुख मोड़ लिया। मरकजी दरवाजे से कामरान अपनी दुल्हन को लेकर अंदर जा रहा था। उसके पीछे पीछे दुल्हन के रिश्तेदार भी थे। अजलान काजमी चंद लम्हे तक उन्हें देखता रहा और फिर यकदम ठटका। बेख्तियार ही उसके हाथ में पकड़ा हुआ जूस का गिलास छलक गया था। दुल्हन की सुर्ख रंग के जोड़े के ऐन पीछे से स्याह रंग की साड़ी की एक झलक दिखाई दी थी, और जिस लड़की ने वो साड़ी पहन रखी थी वो हुस्न का कोई मुजस्मा थी। दराज कद, नाजुक सी जिसामत वाली वो लड़की जिसने ब्लैक बिल्कुल सादा साड़ी पहन रखी थी। फुल स्लीव्स और फुल ब्लाउज का साथ उसके जिस्म का एक इंच भी दिखाई नहीं दे रहा था, मगर उसके बावजूद वो बेहद हसीन लग रही थी। सहज सहज के बारीक हील पर कदम उठाती वो एक हाथ से अपनी डार्क ब्राउन कर्ल्स किए हुए बालों को पीछे धकेल रही थी। अजलान काजमी बेख्तियार अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। लड़की के चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं थी, ना ही मुस्कुराहट शराबे से कोई खास खुश दिखाई दे रही थी। कामरान दुल्हन को लिए स्टेज की तरफ बढ़ा तो बाकी तमाम रिश्तेदार भी हंसते मुस्कुराते एक दूसरे से मिलने लगे थे। सिर्फ वही थी जो हर किसी से कतरा कर दाएं तरफ को लगे टेबल पर जा बैठी थी। अजलान काजमी की निगाहों ने बेख्तियार उसका जायजा लिया। वो बार बार अपने कंधों को हल्का सा दबाती थी, जैसे शदीद थक चुकी हो। वो कोई आम मर्द होता तो 100 दफा सोचता, बात करता, लड़की से उसका नंबर लेता या कोई और बाल चलता। मगर वो अजलान काजमी था। आज तक कोई लड़की उसे भाई ही नहीं थी, और अब जब भाग गई तो उसने देर नहीं की। जूस का गिलास टेबल पर रखते हुए एक झटके से उठ खड़ा हुआ। लेकिन इससे पहले कि लड़की की टेबल की समत जाता, किसी ने उसे पुकारा था। वो झुंझला कर पलटा, मगर पलटते ही उसे अपने चेहरे के तासरात दुरुस्त करने पड़े। उसके सामने शहर का जाना माना बिजनेस टाइकॉन दिलावर जावेद खड़ा था। अरे इस्लाम साहब, आप कब यूके से वापस आए? बड़ी धूम है आपके रिसर्च प्रोजेक्ट्स की। आपको तो अपनी फिल्म बना लेनी चाहिए, जितना आप एक्सपीरियंस है। दिलावर जावेद ने बड़े इत्तेफाक से उसके साथ हाथ मिलाया था। अजलान बामुश्किल मुस्कुराया। उसे अपनी तारीफ सुनना कुछ खास पसंद नहीं था। जी इंशाल्लाह जरूर। अभी तो यूके से वापस आया हूँ, इस बारे में प्लान करूंगा। अजलान ने मुड़कर एक नजर लड़की पर डाली। वो अभी तक अपनी टेबल पर थी। उसे बेचैनी से हुई कहीं वो उठकर चली ना जाए, लेकिन दिलावर जावेद उसे जाने नहीं दिया। मजीद कोई नई बात छेड़ दी थी। वो अजलान कासमी से मुतासर नजर आ रहा था। यूं भी यूके होने के बावजूद पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी में अजलान काफी फेमस था। वो अक्सर रिसर्च प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनता रहता था, और आए रोज एक बारात उसकी तारीफ में कालम शाया करते थे। वो कोई अनजान चेहरा नहीं था। अरे आप रुके, मुझे आपको किसी से मिलवाना है। दिलावर जावेद ने उसे बैठने का इशारा किया। अजलान काजमी ने जुझलाहट बड़े अंदाज से मुड़कर देखा। लड़की अब अपनी कुर्सी से उठ रही थी। उसे दिलावर जावेद पर गुस्सा आया, मगर वो लड़की कहीं और नहीं गई, वो उन्हीं की समत आ रही थी। अजलान काजमी की धड़कनें बेख्तियार तेज हुई। जेब में रखा हुआ उसका फोन एक दफा फिर बज रहा था। मोबाइल निकाला तो उसे डैड के नंबर से एक मैसेज रिसीव हुआ था। तुम मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहे अजलान, घर वापस क्यों आना नहीं चाहते? उन्होंने मुख्तसर सा सवाल पूछा था। अजलान ने अपना सर झटका। आप किसी गंवार और पेंडू भांजे की वजह से
جیسے آپ نے میرے ساتھ باندھ رکھا ہے، جب تک آپ مجھے طلاق کی اجازت نہیں دیں گے میں گھر نہیں آؤں گا۔ جیسے ہی میں نے گھر میں قدم رکھا ڈائیورس پیپرز میں اپنے ساتھ لاؤں گا، اس پر سائن کر دوں گا۔ بس یہی صورت ہے میری واپسی کی، اگر قبول ہے تو ہاں کہیے، میں آج رات ہی گھر واپس آ جاؤں گا۔ میسج مکمل کر کے اس نے بھیج دیا۔ موبائل ٹیبل پر رکھتے اس نے سر اٹھایا، ایک مسرکن خوشبو سے آ کر ٹکرائی تھی۔ وہ سہر زدہ سا ہونے لگا۔ سیاہ ساڑی میں لپٹی ہوئی نازک سی لڑکی ان کے عین سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ان سے ملی اذلان کاظمی، اس لڑکی میں میری جان ہے، میرا بہت خاص رشتہ ہے اس کے ساتھ۔ دلاور جاوید نے انتہائی محبت سے اس کے گرد اپنا بازو پھیلایا۔ اذلان کاظمی کا دماغ بھگس اڑا۔ لڑکی کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی، اس نے سلام کرنے کی بھی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ اپنی لمبی پلکوں کو چپکا کے اس نے بس ہلکا سے سر کو خمتیا تھا۔ اذلان کے سامنے پڑا موبائل ایک دفعہ پھر روشن ہوا۔ اس نے سن پڑتے حساب کے ساتھ ایک نظر موبائل پر ڈالی۔ ڈیڈ کا میسج ریسیو ہوا تھا اور ساتھ ایک تصویر بھی تھی۔ ٹھیک ہے، تم طلاق دے دو، ویسے بھی آبرو واپس حویلی جا چکی ہے۔ یہ تمہاری وہ بیوی ہے جسے تم طلاق دینے کی بات کرتے ہو۔ ڈائیورس پیپر لیتے آنا مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ کسی سہرزدہ انسان کی طرح اذلان کاظمی تصویر کھولی۔ کوئی پہاڑ سا تھا جس کے وجود پر ٹوٹا تھا۔ سادہ سے شلوار قمیض میں ملبوس ڈارک براؤن بالوں والی مسکراتی وہ لڑکی کوئی اور نہیں تھی بلکہ وہی تھی جو اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اذلان کاظمی نے بے یقینی سے سر اٹھایا۔ دونوں لڑکیوں میں کوئی فرق نہیں تھا، وہی چہرہ، وہی آنکھیں، وہی وجود۔ اس نے بے یقینی سے تصویر کو زوم کیا۔ کیا ہو گیا اذلان صاحب، آپ کسی پریشانی کا شکار لگتے ہیں؟ دلاور جاوید نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ فون دیکھتا اذلان کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ اس نے بے یقینی سے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا جو اس کی بیوی تھی۔ ان کا کیا نام ہے؟ سسراتے ہوئے اس کے لبوں سے بس اتنا نکلا تھا۔ دلاور جاوید ہلکا سا مسکرایا۔ اس کا حسن ہر کسی کو ایسا ہی کر دیتا ہے، ویسے اس کا نام آبرو ہے، آبرو علی شاہ۔ دلاور جاوید نے اذلان کاظمی کے کانوں میں سور پھونک دیا تھا۔ اس نے ایک دفعہ پھر آبرو کے کندھے پر اپنا ہاتھ پھیلا کے اسے خود سے قریب کیا۔ وہ جیسے جبرن مسکرائی تھی۔ اذلان کے اندر چناکے سے کچھ ٹوٹا۔ وہ خود کو روک نہیں پایا تھا، پوری قوت سے اس نے دلاور جاوید کو پیچھے دھکیلا۔ تمہاری ضرورت کیسی ہے میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ وہ ہلک بڑھ دھاڑا تھا۔ حال میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ اس کی آواز میں ہر کوئی اسے مڑ مڑ کر دیکھنے لگا تھا۔ دلاور جاوید لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹا۔ اس کے چہرے پر سبکی پھیل گئی تھی۔ یہ کیا تماشا ہے؟ کیسی بیوی؟ کون سی بیوی؟ آبرو یہ شخص کیا کہہ رہے ہیں؟ دلاور کو یہ سب برداشت نہیں ہوا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے آبرو کا رخ اپنی جانب موڑا، مگر اذلان کی برداشت جو ہے جواب دے رہی تھی۔ اس نے آبرو کو بازو سے پکڑ کر اپنی سمت گھسیٹا تھا۔ ہاتھ مت لگاؤ میری بیوی کو، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، وہ غرا کر بولا تھا۔ سیاہ ساڑی والی وہ لڑکی بالکل کسی پتھر کے مجسمے کی طرح ساکت تھی۔ اذلان کو اس کا لمس محسوس ہوا۔ وہ اس کی سمت پلٹا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا اسی لڑکی نے زناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا تھا۔ سارے حال پر یکدم خاموشی چھا گئی۔ لوگ مڑ مڑ کر یہ تماشا دیکھنے لگے تھے۔ کس حق سے آپ مجھے ہاتھ لگا رہے ہیں؟ دور ہٹے مجھ سے، آخر ہیں کون آپ؟ آبرو نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو اس کی گرفتہ آزاد کروایا۔ اس کی بڑی بڑی سنہری آنکھوں میں آنسو چمک اٹھے تھے۔ وہ بے اختیار اپنے بازو کو مسل رہی تھی جیسے اسے اذلان کاظمی کے لمس سے تکلیف پہنچی۔ تم میری بیوی ہو آبرو، نکاح ہوا تھا ہمارا 3 سال پہلے۔ میں اذلان ہوں، اذلان کاظمی، کیا بھول گئی ہوں؟ اذلان تیزی سے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ وہ قدموں سے اس طرح سے چھوٹی تھی، اذلان کی بات اس کی ساکت وجود میں ایسے درار سے ابھری تھی۔ وہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ میں کسی اذلان کاظمی کو نہیں جانتی، دور ہٹ جاؤ مجھ سے، اور آئندہ کبھی میرے پاس مت آنا۔ لڑکھڑاتے لہجے میں کہتی ذرا سا پیچھے ہٹی تھی۔ شاید اس کا لمبا پہلو ہیل کے نیچے آیا کہ ہلکا سا لٹکرائی۔ اذلان کاظمی بے اختیار آگے بڑھا تھا، مگر اس سے پہلے کہ اسے سنبھالتا دلاور جاوید نے آگے بڑھ کر آبرو کو سہارا دے دیا تھا۔ چلے یہاں سے پلیز، میں ایک اور لمحہ بھی یہاں نہیں رہ سکتی۔ اس کی بھیگی آواز اذلان کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ وہ دلاور کو وہاں سے جانے کا کہہ رہی تھی۔ اذلان کے دل پر گویا کسی نے پاؤں رکھ دیا۔ آخر یہ سب کیا چل رہا ہے؟ یہ میری بیوی ہے، تمہیں میری بات کیوں نہیں سنتے؟ وہ ایک دفعہ پھر دھاڑا۔ دلاور جاوید نے مڑ کر ایک نیلامتی نگاہ اس پر ڈالی۔ آس پاس لوگوں کا پورا مجمع جمع ہو چکا تھا۔ اذلان نے اپنی دونوں مٹھیاں بیچ کر خود کو کچھ کہنے سے روکا۔ یہ اس کے دوست کی شادی تھی، وہ اپنے دوست کی شادی کو برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ پہلے کافی تماشا کھڑا کر چکا تھا۔ ایک جھٹکے سے اپنا موبائل ٹیبل سے اٹھاتے وہ پلٹا، مگر ساڑی والی وہ لڑکی گم ہو چکی تھی۔ دلاور اسے لے جا چکا تھا۔ لوگ تتر بتر ہونے لگے، تماشا ختم ہو چکا تھا۔ بے یقینی سے اذلان کاظمی نے موبائل پر نظر آتی سکرین کو زوم کیا۔ وہی چہرہ، وہی آنکھیں، وہی گال میں پڑتا ہوا ڈمپل، یہ وہی لڑکی تھی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں نے اس لڑکی کی تصویر کیوں نہیں دیکھی؟ صرف نکاح نامے پر دستخط کیوں کر دیے؟ وہ شدید پچھتاوے کی عزت میں تھا، مگر اس کے سامنے ہزاروں سوالات اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اگر وہ اس کی بیوی تھی تو دلاور کے ساتھ کیوں تھی؟ کیا رشتہ تھا اس کا اور دلاور کا؟ ایک نکاح کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح تو نہیں کر سکتی تھی؟ اور جتنا وہ اسے جانتا تھا، گاؤں میں رہنے والی ایک گنوار پینڈو لڑکی تھی۔
रमजान काजमी ने बेबसी से अपने लब पीछे उसे वो फोन कॉल याद आई जो निकाह के सुनते उसने उस लड़की को किया था। आबरू अली शाह को मजीद वहां रोक नहीं सका था। मोबाइल उठाते तेजी से हाल से बाहर निकल आया था। उसका रुख अपने घर की जानिब था। 3 सालों बाद जलान काजमी अपने घर में दाखिल हुआ तो जमान काजमी उसे देखकर शुष्न रह गए। नमाज पढ़ती जुबैदा बेगम सलाम तक न फेर सकी। ऐसी भी क्या नाराजगी है तुम्हें इस्लाम? अगर तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो तो तलाक दे दो, लेकिन हम लोगों से अपना रिश्ता तो मत तोड़ो। जमान काजमी की आवाज आंसुओं में भीग गई थी। अपनी इकलौते जवान बेटी के सामने आज उन्होंने हथियार डाल दिए थे। जमान काजमी में बसी से अपने माथे को मसला। ये जो तस्वीर आपने मुझे भेजी, क्या ये वाकई वो लड़की है जिसके साथ मेरा निकाह हुआ था? उसने मोबाइल टेबल पर खिसकाया। जमान काजमी के चेहरे पर उलझन फैल गई। तो फिर भला मैं तुम्हें किसी और की तस्वीर क्यों भेजूंगा? ये तस्वीर भी मैंने सिर्फ इसलिए भेजी कि शायद तुम अपना इरादा बदल दो, लेकिन फिक्र मत करो, हमें कोई एतराज। उनका जुमला अधूरा रह गया था। रजदान काजमी ने ढाल सा अंदाज में उनके सामने सोफे पर बैठ गया था। डैड, मैं आज इस लड़की से मिला, लेकिन एक बिल्कुल डिफरेंट हुलिया में। वो किसी बिजनेस आइकॉन के साथ थी। इस वक्त से मेरा खून खोल रहा है। वो मेरे निकाह में और कैसे किसी और मर्द के साथ। उससे शिद्दत जब से अपनी मुठियां भींच ली। सुनहरी आंखों में सुर्खी झलकने लगी थी। डैड ने हैरत से आगे बढ़कर मोबाइल उठाया। ऐसा कैसे मुमकिन है? अब इस वक्त अपनी हवेली में ही मौजूद है। वो यहाँ शहर आती तो मुझे पता ही होता। मेरी बहन की बेटी है वो हैरान थे। उन्होंने जेब से फोन निकाल कर कॉल मिलाई। चल लम्हे वो किसी से बात करते रहे। देखा तुम्हें गलत फहमी हुई है। आबरू अपनी हवेली में मौजूद है, तुम चाहो तो वहां जाकर से एक दफा मिल लो। उनके अंदाज में उम्मीद छलक उठी थी। बैलमुट्ठी को लबों पर जमाए चंद लम्हे उन्हें देखता रहा। जुबैदा बेगम उसके आने पर खुशी से निहाल हो रही थी, मगर इस्लाम फिलहाल यहाँ रुकना नहीं चाहता था। जो सवालात उसके अंदर उठ रहे थे उसे उनके जवाब चाहिए थे, तो उसने आराम करने की भी जहमत नहीं की। सिर्फ अपने कपड़े बदले, सफेद रंग का शलवार कमीज पहना और उल्टे कदम में काजमी पैलेस से बाहर निकल गया था। उसका रुख उस कच्ची पक्की सड़कों वाले गांव की तरफ था, जिसकी मिट्टी से उनसे वहशत होती थी, जहां जुड़े हर रिश्ते से उसका दिल घबराता था, क्योंकि वो जदीद दुनिया को पसंद करने वाला एक एलीट क्लास मर्द था। उसे याद था 3 साल पहले जब उसका यूके का वीजा कंफर्म हो गया था तो वो कितना ज्यादा खुश था। पूरे खानदान में उसकी जहानत और वजाहत के चर्चे थे, मगर वो किसी को खास तक नहीं डालता था। पहले स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का बहाना बनाकर हमेशा खानदान की तकरीब में जाने से कतराता आया था, मगर उस रोज जब वो अपना बैग पैक कर रहा था, जुबैदा बेगम ने गोया उसके सर पर बम फोड़ा। आज शाम को तुम्हारा निकाह है इस्लाम, तुम्हारी पुप्पो की बेटी के साथ। अम्मा की आवाज बुझी हुई थी। वो गोया करंट खाकर पलटा। क्या मतलब है निकाह? आज रात को मेरी फ्लाइट है अम्मा जान। आप फ्लाइट और निकाह को एक दूसरे के साथ कंफ्यूज तो नहीं कर गई? उसे अपनी माँ की सादगी पर हैरत हुई थी। जब ही मुस्कुराते उसने अपनी आखिरी चढ़ तय करके सूटकेस में रखी। जुबैदा बेगम ने गहरी सांस ली। फ्लाइट से पहले ही तुम्हारा निकाह है। तुम्हारे बाबा जान का हुक्म है कि तुम्हारे निकाह करके तुम्हें यूके भेजा जाएगा, वरना तुम बाहर जाकर वापस नहीं आओगे। यूं भी उन्होंने अपनी बहन को जबान दी हुई है कई सालों से। इस्लाम कासमी का दिमाग मकस हुआ। उसने एक झटके से मुड़कर मां को देखा। उनका रंजीदा चेहरा बता रहा था वो झूठ नहीं कह रही। वो तेजी से सीढ़ियां उतरता नीचे आया जहां सलमान कासमी वाकई फोन पर रिश्तेदारों को मदऊ कर रहे थे। ये क्या मजाक है डैड? कैसा निकाह और किसके साथ? कौन है वो लड़की जिसे आपने मेरी शरीक सफर के लिए पसंद कर लिया है? मैं फिलहाल ऐसा कोई तमाशा नहीं चाहता। वो सख्त गुस्से में था। जमान के आदमी ने कुछ निगाह अपने होबरू बेटे पर डाली, जिसकी आजाद फितरत उन्हें अक्सर डरा दिया करती थी। निकाह तो तुम्हें करके जाना ही होगा इस्लाम, वरना तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। मेरी बेवा बहन सालों से अपने ससुराल वालों का जुल्म सत्म बर्दाश्त कर रही है। मैंने उसे जबान दी थी कि उसकी बेटी को अपनी बहू बनाऊंगा, और अब वक्त आ गया है। वो लोग बस यहाँ पहुंचने वाले हैं। इस्लाम काजमी का सारा खून समझ कर उसके सर में जमा हो गया। उसने दो टोक इनकार कर दिया था, मगर उसके इनकार के जवाब में जमान काजमी ने वाज़ेह तौर पर से हर रिश्ता खत्म करने की धमकी दी थी। उनकी जट पड़ती रंगत देखकर इस्लाम का आदमी को किसी खतरे का एहसास हुआ था। वो अरसा दराज से दिल के मरीज थे। जानता था अगर जरा भी बात उनकी मर्जी के खिलाफ हुई तो उन्हें दिल का दौरा पड़ जाएगा। उसे आबरू नामी इस लड़की से शदीद नफरत महसूस हुई, जिस पर होने वाले जुल्म सितम की वजह से उसे ये निकाह करना पड़ रहा था। ठीक है, मैं कर लूंगा निकाह, लब खींच कर उसने बेतासर अंदाज में कहा। घर में इक्का दुक्का मेहमान जमा हो चुके थे। वो किसी की भी शक्ल देखे बगैर वापस अपने कमरे में चला आया। उसका खून खोल रहा था। चंद घंटों बाद उसकी फ्लाइट थी। वो ख्वाब पूरे होने जा रहा था जिसका उसने हमेशा से ख्वाब देखा था। वो बिजनेस की डिग्री मुकम्मल कर चुका था, सिर्फ एक स्पेशल कोर्स के लिए यूके जा रहा था, लेकिन अब सब कुछ खत्म होता हुआ नजर आ रहा था। जुबैदा बेगम ने कमरे में आकर उसे मौलवी के आने की इत्तला दी, तो उसे पाठ अंदाज में कदम उठाता नीचे चलाया। सामने सोफे पर सुर्ख रंग की गठरी बनी उस लड़की को देखकर उसे शदीद नफरत महसूस हुई। उसने लंबा सा घूंघट निकाल रखा था। सुर्ख रंग के भड़कते हुए कामदार लिबास में वो क्या थी, कैसी थी? इस्लाम काज़मी ने नजर उठाकर भी उसे ना देखा। बस पाठ अंदाज में उसने हर उस सफे पर दस्तखत कर दिया जहां जहां मौलवी ने इशारा किया। दस्तखत मुकम्मल होते ही वो पेन फेंकते उठ खड़ा हुआ। मैंने आप सब लोगों की ख्वाहिश पूरी कर दी है।
اب میں کیا کرتا ہوں اور کیا نہیں، کوئی مجھ سے سوال نہیں کرے گا۔ اس کی بات پہ سب نے ٹھٹک کر اس کی سمت دیکھا۔ میں یو کے جا رہا ہوں، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں واپس آ جاؤں تو اس بوجھ کو میرے پیچھے روانہ مت کیجیے گا۔ اپنے اس تحفے کو اپنے پاس سنبھال کے رکھیں، کیونکہ مجھے ایسی گنوار اور پینڈو لڑکی نہیں چاہیے جسے میں اپنی بیوی کے طور پر متعارف نہ کروا سکوں۔ زہر اگلتے ہوئے کہتے اس نے مسیح اس لڑکی کی طرف دیکھا جس کا جھکا سر مزید جھک گیا تھا۔ زمان صاحب نے بیختار ماتھے پر آیا پسینہ پہنچا۔ رشتے دار دبی دبی آواز میں سرگوشیاں کرنے لگے تھے۔ زبیدہ بیگم سے روکنے کی کوشش بھی کی مگر وہ رکا نہیں۔ نیچے ایک اور عام سمجھ گیا تھا، پتہ نہیں کون چلا رہا تھا اور کس پر۔ زان کاظمی رکا نہیں، اپنا سوٹ کیس اٹھاتے وہ اسی رات کاظمی پہلے سے نکل گیا تھا۔ 3 سال اس نے یوکے میں اس طرح سے گزارے کہ گھر سے آئی ہر کال کو نظر انداز کر دیتا۔ زبیدہ بیگم کے آنسو زمان صاحب کی بگڑتی صحت کسی چیز نے اسے واپس آنے پر مجبور نہیں کیا۔ وہ آیا بھی تھا تو صرف اپنی مرضی سے اور اس شرط پر کہ اس لڑکی کو طلاق دے گا جس کی شکل تک اس نے نہیں دیکھی تھی۔ حویلی کی لوکیشن پر پہنچنا آسان تھا۔ اس حویلی میں اس کی پھپھو عرصہ پہلے بیاہ کرائی تھی۔ گاڑی سے اتر کے اس نے حویلی کی بلند و بالا دروازے کو دیکھا۔ ان میں سے کوئی شخص مجھے پہچانتا بھی ہوگا یا نہیں؟ اس نے بے ہوشی سے بالوں میں ہاتھ چلایا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی اور اس وقت حویلی کے اندر گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دستک دیتا کھٹک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا۔ اندر آ جاؤ صاحب جی۔ چوکیدار نے اسے دیکھتے ہی پکارا۔ وہ حیران ہو تو اندر چلا آیا۔ آپ کے آنے کی اطلاع حویلی میں پہنچا دی گئی تھی، آپ اندر چلے جائیں۔ چوکیدار نے مکان کے انداز میں اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ گاڑی کی چابی سے دے کر خود اندر چلا گیا۔ پوری حویلی سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی، کوئی زیرو نہیں جاگ رہا تھا۔ اسے تذبذب ہوا، اگر کوئی جاگ ہی نہیں رہا تو مجھے کمرہ کون دکھائے گا؟ اور ڈیڈ نے تو کہا تھا آرزو یہیں سے حویلی میں ہی ہے۔ اس نے بے اختیار چاروں طرف نظریں گھمائی۔ اس کی قدموں کی آہٹ تھی یا کیا کہ ایک طرف سے ایک ملازمہ نمودار ہوتی دکھائی دی۔ آپ کا کمرہ اس طرف ہے۔ ملازمہ کی آواز میں بھی کوئی تاثر نہیں تھا مگر اسلام کو حیرت ہوئی۔ ان سب لوگوں کو تو مجھ سے نفرت کرنی چاہیے لیکن میرے ڈیڈ کے کہنے پر بھی اتنی عزت دے رہے ہیں مجھے۔ ملازمہ نے اسے کمرے میں پہنچا دیا اور خود چلی گئی۔ صاف ستھرا سا کمرہ تھا، فرنیچر بھی قیمتی تھا۔ وہ نہا دھو کر فریش ہوا تو نیند ابھی کوسوں دور تھی۔ پتہ نہیں وہ کس کمرے میں ہوگی، مجھے اس سے ملنا ہے۔ وہ شدید بے قرار تھا۔ ملازمہ کھانا لے آئی تھی اور دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ اندر آ جاؤ۔ بوٹ بیٹھا، ہلکی سے آہٹ کے ساتھ دروازہ کھلا اور چوڑیوں کی چنکار اندر آئی۔ اذلان نے حیرت سے سر اٹھایا اور اپنی جگہ پر جامد رہ گیا۔ آنے والی وہی تھی، اس کی سکون کی قاتل۔ اتنی گرمی میں بھی اس نے گلابی رنگ کا کامدار بھاری بھرکم سے جوڑا پہن رکھا تھا۔ دوپٹے سے ماتھے تک گھونگھٹ نکالا ہوا تھا، ہاتھوں میں بھر چوڑیاں پہنی ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے پکڑی تھی۔ ہائے اللہ، پکڑ بھی لی کھانے کی ٹرے، اب تو میرے ہاتھ میں بھی درد کرنے لگے۔ وہ بولی تو اس کے لہجے سے دیہاتی پن چھلکا۔ اذلان کا دل ڈوبنے لگا۔ تم ابرو ہو نا میری؟ اس نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ ابرو نے یکلخت ہاتھ سے اپنا گھونگھٹ پیچھے کیا، اس کا دمکتا چہرہ واضح ہو گیا۔ اذلان کی نگاہیں بھی یقینی سے پھیلی، وہ دوپٹہ لبوں میں دبا کر ہنس رہی تھی۔ جی میں ہی ہوں آپ کی وہ۔ اس کا انداز بالکل بھی ایسا نہ تھا جو دل میں اتر سکتا۔ اذلان کی نگاہوں میں سیاہ ساری ہوئی لڑکی گھوم گئی۔ شکل و صورت ایک تھی مگر انداز بالکل مختلف۔ وہ جیسے کھڑا تھا ویسے ہی واپس بیٹھ گیا۔ آپ کو کچھ ہوا ہے جی؟ کیا میں آپ کا سر دبا دوں؟ ابرو نے یکدم گھبرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ اذلان کو بہت برا لگا، اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ واپس کھینچا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ آدھی رات کو اس طرح میرے کمرے میں موجود ہو، کسی نے دیکھ لیا تو کیا سوچے گا؟ چلی جاؤ یہاں سے۔ اس کا رہ جانا چاہتے ہوئے بھی سخت ہو گیا تھا، اس کا دل بری طرح سے ٹوٹا تھا۔ آرزو نے حیرت سے پلکیں چپکائیں۔ برا کیوں لگے گا جی؟ آپ تو میرے وہ ہیں نا، ہمارا تو نکاح ہوا تھا جی۔ اور اب تو امی جی کہہ رہی تھی آپ کو عقل بھی آ گئی ہے۔ خالص دیہاتی لہجے میں اس کی معلومات میں اضافہ کر رہی تھی۔ اذلان شاہ نے لب کھینچ کر خود کو کچھ کہنے سے روکا۔ عقل آ نہیں گئی تھی، عقل چلی گئی تھی جو میں یہاں چلا آیا۔ ایک چہرے کے کئی لوگ ہو سکتے ہیں دنیا میں لیکن ایک ہی نام؟ اس نے میں بسی سے پیشانی رکھ لی۔ وہ جو لڑکی اس کے دل میں اتر گئی تھی اس کا نام بھی تو ابرو ہی لیا تھا، دلاور نے۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ وہ ایک جھٹکے سے پھر سے اٹھا۔ تمہاری کوئی جڑواں بہن ہے کیا جو شہر میں رہتی ہو، بالکل تمہاری جیسی شکل و صورت والی؟ ایک خیال اس کے ذہن میں آیا تھا۔ ابرو نے معصومیت سے پلکیں چپکائیں۔ نہیں جی، میں ایک ہی ہوں۔ میرے پیدا ہونے کے بعد ابا کا تو انتقال ہو گیا تھا، پھر اور بچے اماں کے کہاں سے ہوتے؟ وہ پھر سے دوپٹہ دانتوں میں دبا کر ہنسنے لگے۔ اذلان کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ اس جیسے میچور شیف کو ایسا بےہودہ مذاق کہاں سے پسند آتا؟ الٹا سے سامنے کھڑی ابرو سے معیشت ہونے لگی تھی۔ تم پلیز چلی جاؤ، مجھے کچھ چاہیے ہوگا تو میں ملازمہ کو بلا لوں گا۔ خود پر ضبط کرتے اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ ابرو نے ہاتھ کی انگلی کو ذرا سا دانتوں میں دبایا، جی بڑھ کے اسے دیکھا، پھر ہنستی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ اذلان چکراتے سر کو سنبھالتے واپس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس سے بڑی غلطی ہو چکی تھی، یہ لڑکی وہ نہیں تھی، وہ تو کوئی اور تھی جو نہ جانے دلاور جاوید کے ساتھ کس رشتے میں منسلک تھی۔ اسے دلاور جاوید کا ابرو کے گرد اپنا بازو ملانا یاد آیا تو اس کا خون تک کھول اٹھا تھا۔ مجھے صبح ہوتے ہی یہاں سے نکلنا ہے،
اس رشتے کو تو ختم ہی हो जाना चाहिए. मैं ऐसी गंवार लड़की के साथ नहीं रह सकता. करवट बदल कर सोने की कोशिश करने लगा था. अभी से सोए घंटा दो ही गुजरे थे जब किसी ने झंझोड़ कर उसका कंधा हिलाया. अजलान भाई उठ जाए, सुबह हो गई है. किसी ने बड़ी अपनायत से पुकारा था. ये किसी लड़के की आवाज थी. वो बमुश्किल आंखें उछलता उठ खड़ा हुआ. खिड़की के पर्दे किसी ने समेट कर एक तरफ कर दिए थे और पूरी खिड़की खोल दी थी. ना सिर्फ खिड़की बल्कि दरवाजा भी खुला था और बाहर से आती चहल पहल की आवाजें और रोशनी से अंदाजा हो रहा था कि सुबह हो चुकी है. लेकिन इतनी सुबह तो वो उठने का आदि ही नहीं था. अजलान का आदमी ने मोबाइल पर वक्त देखा. सुबह के 6:30 बज रहे थे. ये गांव है अजलान भाई, यहाँ पर इतनी जल्दी ही सुबह हो जाती है. आपको तहमीना चची ने बुलाया है. कोई बड़ा ही मिलनसार किस्म का लड़का था. दांत निकालते हुए उसने अजलान तक इतला पहुंचाई. वो किस्मंदी से उठ बैठा. तहमीना उसकी वही फूफो थी जिसकी बेटी की तलाश में यहाँ तक आया था. अमरू का ख्याल जहन में आते उसका अलग तक कड़वा हो गया. वॉशरूम में जाकर नहाने और बाहर निकलने तक उसने पक्का इरादा कर लिया था कि अब वो यहाँ एक मिनट नहीं रुकेगा. बस पुप्पो को सलाम करेगा, रिश्ते से माजत करेगा और वापस अपने शहर. वो तबरेज नामी इस लड़की के साथ बाहर निकला तो ठटक कर रुक गया. सामने से आती उसे आबरू दिखाई दी. रात के भड़कीले लिबास की बजाय फिलहाल उसने सादा शलवार कमीज पहन रखा था. दुपट्टा दाएं कंधे से गुजार के कमर पर गिरा लगा रखी थी. चेहरे पर जमाने भर की उलझन थी. उसके हाथ में कोई बाल्टी सी थी. डेरे से शिकायत आई है, क्या मक्खन सही से नहीं निकालती? जरा आज मेहनत ज्यादा करना. लड़की ने उसे आवाज लगाई. जावन से जुझलाकर अपना सर चटका था. अजलान का दिल मजीद बुरा हुआ. ये लड़की अपने हाथों से दूध में से मक्खन भी निकालती है. वो खामोशी से कदम आगे बढ़ा के तबरेज नामी लड़का उसे कमरे में बिठा कर चला गया, जहां एक बुरा सा आदमी खुशमगी निगाहों से अजलान को घूरने लगा था. तो तुम हो वही तहमीना के भांजे जिसके साथ बड़े करूफल के साथ निकाह किया था उसने अबरू का? फिर मुंह की खाई है ना उसने. इतने भरे पड़े ससुराल के होते हुए भी ना जाने इस औरत को अपना मेका ही हमेशा क्यों याद आता है. वो गुलाम लिबास थी, तहमीना पुप्पो की सुसर. इस्लाम का आदमी ने सब्र का कारवां खूब बढ़ा. वो यहाँ किसी किस्म की खानदानी सियासत में इन्वॉल्व होने नहीं आया था. तहमीना पुप्पो कमरे में दाखिल हुई तो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ. पुप्पो ने उसे साथ लपटाकर खूब प्यार किया. वो इतनी सुबह सुबह भी किचन से बाहर निकली थी. मैं बस सबके लिए नाश्ता बना रही थी, तुम्हारे लिए भी बना दिया, अभी भिजवाती हूँ. वो मोहब्बत से कहती बैठने लगी थी कि उनके ससुर को याद आ गया. उन्होंने दवाई नहीं खाई. वो बैठते बैठते उठ कर चली गई. इस्लाम सख्त बदमजा हुआ. अब पुप्पो आकर बैठे तो मैं उनसे माजरत करूं और यहाँ से जाऊं. उसने बेचैनी से कुर्सी पर पहलू बदला तो अगले दरवाजे से बाहर का मंजर वाज़ेह हो गया. अर्जू अब एक बर्तन उठाए जहीन की दूसरी तरफ जाती हुई दिखाई दे रही थी. यहाँ से हवेली का खुला दालान वाज़ेह था. अगरचे हवेली बेहद खूबसूरत थी मगर मवेशी उस हवेली के कोने में ही बांध रखे थे. शायद ये घर के समाल के मवेशी थे. उसने अबरू को मवेशियों के सम जाते देखा और थोड़ी देर बाद जो मंजर से नजर आया उस पर से जोर सुबकाई. अबरू ने गोबर भर भर कर परात जैसे बर्तन में रखना शुरू कर दिया था. ओ गॉड, कहाँ ये लड़की और कहाँ मैं? उससे आज सारी वाली हसीन लड़की को उसके साथ कंपेयर कर बैठा. मुझे जाना चाहिए. वो एक झटके से उठा. तहमीना पुप्पो उसी लंबे कमरे में दाखिल हुई. उनके हाथ में नाश्ते की ट्रे थी. उनकी मोहब्बत के आगे जान को बेबस होना पड़ा. गांव के सादा और देसी नाश्ते ने लुत्फ तो दिया मगर वो दानिस्ता खुले दरवाजे से देखने से कतराता रहा. अबरू के साल में देखकर उसका अपनी किस्मत पर मातम करने का दिल चाह रहा था. कमरे में कोई दाखिल हुआ. वो कोई दरमियानी उम्र का मर्द था. आते उसने एक शर्त तहमीना पुप्पो की जानिब उछाली. कितनी बार कहा है मेरे कपड़े अलग धोया कर, फिर किसी दूसरे कपड़े का रंग दिखा दिया तुम्हें. और तुम्हारी बेटी को कभी भी कोई अक्ल आएगी भी या नहीं. सालों से तुम लोगों को पाल पाल कर सिर्फ अपने बोझ में इजाफा ही किया है. आने वाले शख्स के अंदाज पर इस्लाम ने बामुश्किल खुद पर जब्त किया. तहमीना पुप्पो शर्मिंदगी से उठ गई थी. रमजान भाई, मैं अभी धोकर नहा जाती हूँ. उन्होंने शर्ट उठा ली. जितनी देर इस्लाम वहां बैठा रहा उसे अंदाजा हो गया था कि तहमीना पुप्पो के साथ वहां जानवरों से बदतर सलूक था. उसे अफसोस होने लगा. शायद ये सब इस वजह से था कि तहमीना पुप्पो के शौहर का अरसा हुआ इंतकाल हो चुका था और उनकी बस एक ही औलाद थी अबरू. वो चौंका और तभी उसने गौर किया समाये तहमीना पुप्पो और अबरू की हवेली में और कोई काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा था. मुलाजमीन मौजूद थे मगर घर के तमाम अफराद या तो सो रहे थे या फिर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो रहे थे. उसने चाय का कप वापस टेबल पर रखा और खड़ा हुआ. बस इतना ही काफी है. इससे ज्यादा मैं सोशल वर्क नहीं कर सकता. हमदर्दी अलग बात है. मैं इस लड़की के साथ अपना निकाह जैसे रिश्ता कैसे कायम रख सकता हूँ. वो तहमीना पुप्पो की ससुर को सलाम करके कमरे से बाहर निकल है. अबरू गोबर के अपने थाप कर दीवारों पर लगा चुकी थी. उसे देखते अबरू ने माथे तक हाथ ले जाकर उसे सलाम किया और इन्हें तेरे हाथों से अपना दुपट्टा लबों में दबाकर खिलखिलाकर हंसती भाग के अंदर चली गई. अजलान ने सग करते हुए चेहरा ही दूसरी तरफ कर लिया. वो वहां से चला जाना चाहता था मगर पुप्पो ने इतनी मोहब्बत से उसे रोका कि इनकार ही न कर सका. तबरेज, उमर और शबान नामी अबरू के सारे कजन इस्लाम से बड़े मुतासर दिखाई दे रहे थे कि वो यूके से पढ़कर आया था और अब अपना कारोबार शुरू करने का इरादा रखता था. मैं बस आज रात तक ही रुकूंगा, कल सुबह में वापस चला जाऊंगा. फुप्पो उसने याद दहानी करवाई. फुप्पो मान गई. वो खुद भी चाहता था कि कम से कम उसे इतना वक्त मिल जाए कि तरीके से उस रिश्ते से माजरत कर सके मगर उसे नहीं पता था कि यहाँ रुककर उसने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर डाली है.
वो हवेली में रुक तो गया, लेकिन उसने अपने तौर पर छानबीन करना शुरू कर दी। शाम तक वो मुकम्मल तौर पर मायूस हो गया था। आबरू वो लड़की नहीं थी जिसे उसने फंक्शन में देखा था। आबरू तो हवेली के कामों में दिन रात मसरूफ रहने वाली लड़की थी, जिसने रोदो का इंटर तक तालीम हासिल की थी। ग्रेजुएशन में दाखिला लिया था, मगर फिर अधूरा छोड़ दिया। अब वो इस्लाम कासमी के निकाह में बैठी अपनी रुखसती की मुंतजर थी। वो खोल कर रह गया। जल्दी में तुम्हारा इंतजार खत्म कर दूंगा मोहतरमा आबरू। बैग तो लाया नहीं था, पैकिंग क्या करनी थी। बस यूं ही अपने कमरे में लेटकर वक्त गुजारने का इंतजार करता रहा। सुबह शाम में ढल रही थी कि इस कमरे का दरवाजा खुलकर तबरेज अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर बड़ा जोशो खरोश फैला हुआ था। अजलान भाई, आप पहली दफा गांव आए हैं और आप अबरू के कजिन भी हैं। आए, हम आपको अपना गांव घुमाते हैं। उसमें इतनी चाह से कहा कि अजलान इनकार न कर सका। बेजार होने के बावजूद वो उठ खड़ा हुआ। तबरेज, उमर, शबान आमी अपने कजनों को भी साथ ले आया था। वो तीनों 20 और 22 साल की दरमियानी उम्र के थे। अजलान खामोशी से उनके साथ घूमता रहा। वो कभी उसे खेत दिखाने ले जाते तो कभी ट्यूबवेल। जब शाम का अंधेरा फैलने लगा तो तबरेज ने अजलान के कंधे पर हाथ लगा। अजलान भाई, अगर आप डरते नहीं तो हम आपको भूतों वाला एक घर दिखाना चाहते हैं। यहाँ गांव नहीं, एक छोटा सा जंगल है, उसमें है। साथ ही वो कहका मार के हंसा। वैसे शहरी बाबू डरते बड़ा है। अजलान को बेइज्जती सी महसूस हुई। मुझे किसी भूतों वाले बंगले से डर नहीं लगता। दिखाओ जो कुछ दिखाना है, फिर मुझे वापस भी जाना है। वो जी भर कर उकता चुका था। तबरेज के लिए इतना इशारा काफी था। वो उसके लिए मुख्तलिफ जगहों से गुजरते उस जंगल तक चले आए थे। घने दरख्तों में घिरा हुआ जंगल छोटा सा था। जब तक वो वहां पहुंचे, शाम का नीलकोपन खत्म होने लगा था। दरख्तों के बीच में एक पुराना मकान बना हुआ था, जैसे किसी वक्त में स्टोरेज हाउस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता हो। उमर ने दरवाजा खोला तो सबसे पहले इस्लाम ही अंदर दाखिल हुआ। अंदर धूल मिट्टी थी, घर का फर्श लकड़ी का था। वो चंद कदम चलकर दरमियान में आ खड़ा हो। इसमें ऐसा क्या खास बात है जो तुम लोग मुझे डरा रहे थे? उसका जुमला भी अधूरा ही था। तरह की आवाज के साथ फर्श पर बिछी लकड़ियां टूटी और वह धराम से नीचे कई फुट गहरे गड्ढे में जा गिरा था। उसके गिरते शबान, उमर और तबरेज के लबों से एक छत फाड़ फेंका गूंजा था। क्या हशर किया हमने तेरे साथ शहरी बाबू? बड़ा डाका डाल रहा था हमारे बड़े लाला पर। जिसकी चीज की तरफ आंख उठाकर देखे हम उसे बख्शते नहीं है। तबरेज ने गड्ढे में जाकर कहा। जहां अजलान टूटी लकड़ी और मिट्टी के ढेर पर से उठने की कोशिश कर रहा था, और वो जिम से ट्रेंड शुदा जिसामत का मालिक था, इसलिए इस गहरी चोट नहीं आई थी। वरना ये गड्ढा इस कदर गहरा था कि उसकी एक आधी हड्डी तो टूट ही सकती थी। लबीश को उसने सर उठाकर देखा। तीनों लड़कों के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। ये क्या तमाशा, और किस लाला की बात कर रहे हो? झूठे मकार हो तुम सब के सब, वो दांत पीस कर बोला था। लड़कों का एक एक दफा फिर गूंजा। वो भी चटने लगे थे। अब पड़े रहो इस गड्ढे में शहरी बाबू। सब यही समझेंगे कि तुम शहर वापस चले गए हो। यहाँ कोई तुम्हारी मदद को नहीं आने वाला। अजलान की पहली दफा रोंगटे खड़े हुए। बेख्तियार इसने जायजा लिया। गड्ढा बेहद गहरा था। वहां आज के साथ टूटकर नीचे पड़ी चंद लकड़ियां थी, मगर वो उसकी किसी काम की नहीं थी। उसने चंद एक बार गड्ढे की दीवारों से चढ़कर ऊपर आने की कोशिश की, मगर वो बड़ी बड़ी मिट्टी थी। जहां वो हाथ आता, मिट्टी चढ़कर नीचे जा पड़ती। लड़के दरवाजे को ताला लगाकर जा चुके थे। उनकी आवाजें कुछ देर आती नहीं और फिर चारों तरफ सन्नाटा छा गया। हैबतनाक तारीकी चारों तरफ फैली तो अजनान को कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। अब उसे सचमुच पहली दफा फिक्र हुई थी और अपने आप पर गुस्सा भी आया। सालों से जिम में ट्रेनिंग कर रहा हूं, क्या फायदा है ऐसे मसल्स का? मैं खुद की जान भी नहीं बचा पा रहा। आखिर में यहाँ आया ही क्यों? उसने बेजारी से गड्ढे की दीवार पर ठोकर रसीद की। ना तो वो बुजदिल था और ना ही कम हिम्मत। उसने कोशिश जारी रखी, मगर हर बार वापस गड्ढे में जा गिरता। यहाँ तक कि उसकी हालत शदीद खस्ता हो गई। मुसलसल गिरने की बात की पसली और टांगों में शदीद दर्द होने लगा था। ना जाने कितने घंटे गुजर चुके थे, अब उसे शदीद प्यास भी महसूस हो रही थी। अजलान को पहली दफा बेबसी महसूस हुई। स्याह साड़ी वाली इस लड़की का अजलान शाह की निगाहों में घूमा तो उसे सख्ती से अपना सर झटका। वो निढाल हो चुका था। गेड़ी के फर्श पर लेटे हुए बस अंधेरे में घूर घूर कर देख रहा था। अपनी आंखें खुली रखने की कोशिश कर रहा था जब उसे अजीब सी आवाज सुनाई दी। बेख्तियार उठ बैठा। यूं लगा जैसे किसी ने दरवाजे के ताले पर कोई जोरदार चीज रसीद की हो। उसने एकदम जोर से पुकारा, कोई है? मैं यहाँ अंदर गड्ढे में कैद हूँ, प्लीज अंदर आओ। उसने पूरी कुव्वत से आवाज लगाई थी। जवाबन कोई ना बोला। अलबत्ता ताले पर जर्ब लगने की आवाज में इजाफा होता गया। दूसरी आप फिर भिड़ने की आवाज आई। अजलान टूटे जिस्म के बावजूद उठ खड़ा हुआ था। उसने टॉर्च की रोशनी कमरे में फैलती हुई दिखाई दी। फिर किसी ने गड्ढे में झांका। टॉर्च की मदद से रोशनी में जो कुछ अजलान को नजर आया, उसकी सांसें तक थम गई। वो अबड़ू थी। टॉर्च उसी के हाथ में थी। चंद लम्हे तक अजलान को देखने के बाद खामोशी से पलट गई। वो एक लफ्ज भी ना कह सका। वो अपना दुपट्टा उतार रही थी। दुपट्टे को दरमियान से फाड़ कर उसने आपस में गिरह लगाई। वो एक लंबी सी रस्सी बन गई। उस रस्सी को उसने अजलान की समत उछाला। वो साकित खड़ा था। जिस लड़की से उसे नफरत थी, आज वही उसकी मदद करने के लिए आई थी। लेकिन क्यों? लबीच पर खुद पर काबू पाते उसने रस्सी को थाम लिया।
आबिर ने रस्सी का दूसरा सिरा खींच कर दरवाजे के साथ बांध दिया था। अजलान काजमी को बस मामूली सा सहारा चाहिए था, वो संभल गया। वो चंद लम्हों के बाद गृह से बाहर निकल आया था। वो उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी, दुपट्टे से बेनियाज अपनी बड़ी बड़ी सुनहरी आंखों से अजलान की तरफ देखती वो बिल्कुल खामोश थी। थैंक यू आबरू, तुम्हारे वो खबीस कजलों ने मुझे धोखे से यहाँ पर फेंका, वरना मैं उसका जुमला अधूरा रह गया था। वो एक झटके से पलटी। थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है, हम मेहमानों की कदर करते हैं, और जितने वो लोग चालाक हैं मुझे पता था आपके साथ कुछ किया होगा। वो अपने दुपट्टे की गिरा खोल रही थी। अजलान साकत रह गया। ये लहजा, ये आवाज वो नहीं थी जो उसने हवेली में आने की बात सुनी थी, बल्कि अंदाज से उस लड़की का था, उसी स्याह साड़ी वाली लड़की का। उसने बेख्तियार अबरू की कलाई से पकड़ से अपनी तरफ खींचा था। दोबारा बोलो, वही बात जो तुमने अभी की, या कोई और बात, कुछ तो बोलो। वो पागल पड़ने के करीब था। आबरू चंद लम्हे उसकी सामने देखती रही, फिर एकदम घबरा कर उससे दूर हट गई। अपना हाथ उसने खींचकर छुड़ा लिया था। मुझे परेशान मत करें, मदद का ये सिला दे रहे हैं आप कि रात की तारीकी में मुझे हरासा कर रहे हैं। जंगल में खतरनाक जानवर भी है, अगर आपको हवेली जाना है तो आ जाए। शाइस्ता नरम मगर दो टोक लहजे में कहती अपना दरमियान से फटा हुआ दुपट्टा अपने गिर लपेटती बाहर निकल गई थी। अजलान शाह साकिब से बाहर जाता दिखता रहा। ये महज उसका विलोजन था या कुछ और वो कौन थी? बेख्तियारी में वो उसके पीछे बाहर फेंक गया, मगर वो बाहर तारीकी में गुम हो चुकी थी। जिस तेजी के साथ वो आई थी उसी तेजी से जा चुकी थी। वो अंदाजे से दरख्तों से टकराता वापस हवेली पहुंचा, मगर वहां पहुंचने तक वो फैसला कर चुका था। अपने रस्ते वजूद और उठती टीसों को दबाते सीधा तबरेज के कमरे में पहुंचा। वो सुकून से सोने की तैयारी कर रहा था। उसे जिंदा सलामत वापस आते देखकर अक्का बक्का रह गया। अजलान ने बस नहीं की थी, उसे गिरबान से पकड़ के घसीटता बाहर ले आया। मैं शहरी जरूर हूँ, मगर तू जैसा बुज़दिल नहीं कि धोखे से पीठ पर वार करूं, इसलिए सबके सामने मारूंगा। उसने पुरजोर अंदाज में मुक्का तबरेज के जबड़े पर जमा। उसके लबों से कराह निकली। उसके चीखने चिल्लाने और मिन्नत समाजत की आवाजें सुनकर हर कमरे का दरवाजा खुलता गया। शबान और उमर भी बाहर निकले। अजलान ने किसी पर रहम नहीं किया था, न किसी की आवाज पर। उसने कान धरे। उसे तबरेज, शबान और उमर को बुला बिला दरेक सबके सामने पीट डाला था। हवेली वालों के चिल्लाने में इजाफा होता चला गया। अपने भांजे को निकालो यहाँ से, किस कदर कमजोर इंसान है ये, हमारे ही बच्चों को पीट रहा है। ये गुलाम अब्बास की गिरफ्तार आवाज गूंजी तो इस्लाम ने उमर का कॉलर छोड़कर उसे जमीन पर फेंका। वो तीनों मार खाकर अब लहूलुहान हुए जमीन पर पड़े थे। तहमीना पुप्पो की आंखों में आंसू थे। इस्लाम ने तल्ख निगाहों सब पर डाली। मैं यहाँ रुकने के लिए आया भी नहीं था, मैं जा रहा हूँ। उसने बालों में हाथ लेकर खुद पर जब्त किया था, तभी उसकी निगाह पर ऊपर पड़ी। वो कुछ पीछे दोनों हाथ सीने पर बांधे खामोश खड़ी थी। लंबे डार्क ब्राउन बाल जिनमें कर्ल्स पड़ते थे कमर पर बिखरे हुए थे। सुनहरी आंखें जज्बे से खाली थी। अजलान चंद से देखता और पलट कर हवेली से निकलता चला गया था। जो कुछ उसने वहां कर दिया था, अब इतना तो तय था कि हवेली से उसका कोई रिश्ता रहने वाला था भी नहीं। आधी रात के बाद घर वापस पहुंचा था। अपना फोन उसे स्विच ऑफ कर दिया था। वो जानता था अब क्यामत आने वाली है। सुबह 10 बजे के करीब उसकी आंख खुली। सबसे पहला काम उसने शावर लेकर अपने कपड़े तब्दील करने का किया था और गाड़ी की चाबी उठाकर नीचे चला गया। जमान साहब नीचे लाउंज में फोन कान से लगाए बैठे थे। उनके चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। अजलान मारूका नींद से पता था काल कहाँ से है और जमान साहब को किस किस्म की इतला दी जा रही है। उसे तो बस एक जरूरी काम निपटाना था। तो उसने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी का रुख दिलावर जावेद के घर की तरफ मोड़ दिया। उस शहर का जाना पहचाना बिजनेस टाइकॉन था, तो वो कहाँ रहता था? अजलान का आदमी से ये बात छुपी नहीं रह सकती थी, क्योंकि खुद अजलान का ताल्लुक जिस फैमिली से था जो शहर की चंद रईस तरीन अफराद में शुमार होते थे। गाड़ी दिलावर के घर के सामने रुकते उसने इंतजार नहीं किया। बगैर गार्ड को इतला दिए वो सीधा अंदर दाखिल होता चला गया। कहाँ है तुम्हारा साहब? लाउंज में से एक मुलाजिम नजर आया जो चाय की प्याली लेकर ऊपर कमरे के सामने जा रहा था। सारंग के पैंट और सफेद टी शर्ट में मलबूस अजलान का आदमी को यूं खतरनाक तेवरों के साथ अपने घर में आते देखकर मुलाजिम के तो हवा से उठे। बेख्तियार से सीनों से ऊपर देखा, अजलान का जवाब मिल गया। वो दो सीढ़ियां एक साथ ऊपर करता सीधे दिलावर जावेद के कमरे में जा पहुंचा था। वो लैपटॉप सामने खोले खड़ा हुआ कोई काम कर रहा था। आर पर उसने दरवाजे की तरफ देखा। अपने घर में अजलान को देखकर ना वो चौंका ना परेशान हुआ, बल्कि उसके लबों पर बड़ी भरपूर मुस्कुराहट बिखर गई। बड़े ढीठ हो तुम, कैसे निकल आए वहां से? सच सच बताना, मैंने तो तुम्हें मारने का पूरा बंदोबस्त कर दिया था। अजलान ने बेयकीनी से उसे देखा और जैसे उसे सारा जवाब मिल गया। तो तुम हो वो बड़ी लाला जिसकी वजह से वो लड़के मुझे कत्ल करना चाहते थे, लेकिन आखिर क्यों? वो कदम कदम चलता दिलावर जावेद के सामने आ खड़ा हुआ। दिलावर ने लैपटॉप बंद किया और इंतहाई सुकून से उसकी तरफ मुड़ा। अब तक तो तुम्हें जवाब मिल जाना चाहिए था। यह है वो वजह? उसने दीवार की समझ इशारा किया। जान को बेसाख्ता झटका लगा। दीवार पर कई तस्वीरें लगी थी। हर तस्वीर में आबरू मुस्कुरा रही थी। वो सब जाने में खींची हुई तस्वीर में से कोई तस्वीर कॉलेज के लिबास में थी, कोई घरेलू हुलिये में। हर तस्वीर में या तो कोई काम करती दिखाई दे रही थी या किताब खोले कुछ पढ़ती हुई। अजान का सारा खून समट कर सर में चलता हुआ महसूस हुआ। हाँ, ये तुम्हारी बीवी है, ठीक पहचाना था उस रोज तुमने।
مجھے پتا تھا تم اپنے دوست کی شادی میں شرکت کرو گے، اس لیے میں جان بوجھ کر اسے وہاں لایا تھا۔ میں چاہتا تھا تمہارے سامنے میں اسے اپنے ساتھ رکھوں۔ میں بس آبرو کا ریئیکشن دیکھنا چاہتا تھا اور میں کامیاب رہا۔ وہ تم سے شدید نفرت کرتی ہے، اور چونکہ وہ تم سے سخت ناراض تھی تمہاری انکار کی وجہ سے، تو اس نے حامی نہیں بھری، اور میں تو چاہتا ہی تھا کہ وہ تم سے دور ہو جائے۔ جانتے ہو میں کون ہوں؟ آبرو کا چچا زاد عرصے دراز میں حویلی سے نکل آیا اور شہر میں اپنا بزنس کھڑا کیا۔ حیرت میں تم جیسے ذہین آدمی کو میرے بارے میں علم کیوں نہیں تھا؟ وہ دونوں آنچیبوں میں ڈالے اطمینان سے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ اذلان نے لبیچ کو اسے دیکھا۔ کیوں کیا تم نے یہ سب کچھ؟ کیوں مارنا چاہتے تھے تم مجھے؟ دلاور جاوید نے کہہ لکھا، بس خواہ مخواہ جلد بازی کر رہا تھا، ورنہ جو تمہارے ساتھ تم وہاں لگا آئے ہو، اب تمہیں مارنے کی بھی ضرورت نہیں۔ تمہیں خود ہی آبرو کو طلاق دینی پڑے گی، چونکہ تم دونوں کی رخصتی تو ہوئی ہی نہیں، اس لیے عدت کا بھی کوئی جھنجٹ نہیں۔ تمہاری طلاق دیتے ہی میں آبرو سے نکاح کروں گا۔ آف کورس میں سالوں سے اسے پسند کرتا ہوں، اس جیسی حسین لڑکی تو ہمارے پورے خاندان میں نہیں ہے۔ پتہ نہیں تمہیں کیوں ہیرے کی قدر نہیں کرنا ہے، لیکن اب وہ ہیرا تو صرف میرا ہوگا۔ اذلان کی برداشت ختم ہوئی، اس نے یکدم دلاور کو کالر سے پکڑ کے گھسیٹا تھا۔ دلاور کی مسکراہٹ سمٹی۔ طاقت میں اذلان اسے کئی درجے سے آتا تھا، مگر اس سے پہلے ہی کچھ کہتا اذلان کی جیب میں رکھا موبائل بجنے لگا تھا۔ اس نے فون باہر نکالا، ڈیڈ کی کال تھی، تیمینہ کا فون آیا تھا، وہ طلاق مانگ رہی۔ تم نے وہاں بہت تماشا کھڑا کر دیا تھا، اب ختم کرو اس سارے جھنجٹ کو۔ زمان صاحب کی آواز میں کرب اتر آیا تھا۔ اذلان نے سکون سے سامنے کھڑے دلاور کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، میں طلاق دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں طلاق یہاں نہیں دوں گا، بلکہ حویلی جا کر دوں گا، سب کے سامنے۔ آپ تیار ہو جائیں، میں بس آ رہا ہوں۔ اس نے فون کاٹا اور تیز نظر دلاور پر ڈالی، جو فتح مندانہ انداز میں مسکرا رہا تھا۔ اذان جانے کے لیے پلٹا اور اسی لمحے مڑ کر اس نے ایک زوردار غصہ دلاور کے چہرے پر رسید کیا تھا۔ یہ غصہ اس لمحے کے لیے جب تو نے میری بیوی کو ہاتھ لگایا تھا۔ خود پہ ضبط کرتے اس نے دلاور کو کہا، مگر وہ تو سرشاری کسی کیفیت میں کھڑا تھا۔ اذان کا آدمی رکا نہیں، الٹی قدموں سینیاں اتر کر واپس چلا آیا تھا۔ زمان صاحب ڈائیورس پیپر بنوا چکے تو اذلان کے آتے ہیں وہ سب حویلی کے لیے نکل پڑے۔ تم نے مجھے میری بہن کے سامنے شرمندہ کر دیا اذلان، مگر اب دیر مت کرنا، اب اس کی بچی کو آزاد کر دو، چاہے وہ اس کی شادی جہاں مرضی کرے۔ تمہیں ابرو جیسی نیک لڑکی کے ساتھ یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ زمان صاحب شدید رنجیدہ تھے۔ اذلان نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا، اس کا چہرہ قسم کے تاثرات سے آری تھا۔ کئی گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد گاڑی حویلی کے سامنے رکی تو زمان صاحب جھکے کندھوں کے ساتھ اندر پڑ گئے۔ زبیدہ بیگم بھی ان کے ساتھ تھی۔ وہ چند لمحے تک گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا رہا۔ 3 سال پہلے سے زبردستی ایک انچاہے رشتے میں باندھ دیا گیا تھا، آج وہ یہاں سے رشتے کو انجام تک پہنچانے آیا تھا۔ سورج سوا نیزے پہ پہنچ گیا تھا، گہری سانس لے کے اس نے سن گلاسز اتارے اور حویلی میں داخل ہو گیا۔ اندر تو پوری عدالت لگی ہوئی تھی۔ تہمینہ پھپھو مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی، باقی تمام افراد کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ غلام عباس گرج رہے تھے، یقیناً کے آنے سے پہلے تہمینہ پھپھو کو دینت سنا چکے تھے۔ اذلان نے طاہرانہ نگاہ سب پر ڈالی۔ ابرو کے تینوں کزن سوجے ہوئے چہروں کے ساتھ موجود تھے۔ اذان کو دیکھ کر ان کے رنگ زرد پڑ گئے۔ ابرو کی چچگان چچا، یہاں تک کہ دلاور بھی وہاں موجود تھا، اور پورے خاندان ہی تھا۔ ابرو بھی اسے وہیں دکھائی دی، وہ سکڑ سمٹ کر کونے میں رکھی کرسی پر بیٹھی تھی۔ براؤن کلر کی سادہ سے شلوار قمیض میں دوپٹہ سر پر اوڑھے وہ بے خیالی میں اپنے ناخن کو تر رہی تھی۔ لو، آ گیا تمہارا بھائی، اب بولو اس کو کہ ختم کرے اس رشتے کو جو تم نے اپنی مرضی اور چاہت سے جوڑا تھا۔ آخر دھتکار دیا تمہارے بھائی نے اور اس کے بیٹے نے تمہیں۔ غلام عباس نے کارے سے تہمینہ پھپھو کو مخاطب کیا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زمان صاحب نے اذلان کی طرف دیکھا، ڈائیورس پیپر نکالو اور طلاق دو ابرو کو۔ اذلان نے لبریز کو ان سب کو دیکھا، سب کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے تھے۔ میں یہاں پر آیا ضرور ہوں اپنے والدین کو لے کر، لیکن آپ سے کس نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دینے کے لیے آیا ہوں؟ بلکہ میں تو آپ سب لوگوں کے اوپر کیس داغنے آیا ہوں، میری بیوی کو حبس بیجا میں رکھنے، اسے زور زبردستی کر کے کام کاج کروانے اور اس کی ماں کو بیجا ذلیل کرنے کے جرم میں، کیونکہ میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کیا ہوں، اور میرے پاس تو یہ ثبوت بھی ہے کہ سویری کے 3 لڑکوں نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ صوفے پر براجمان ہوتے ہوئے انتہا اطمینان سے بولا۔ سب کے چہروں کا رنگ یکدم زد پڑا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ تم نے کہا تھا تم طلاق دینے کے لیے آ رہے ہو۔ دلاور یکدم گرج کر بولا تھا۔ اذلان کی لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ تو میں نے صرف تمہیں چیک کرنے کے لیے کہا تھا کہ تمہارا ریاکشن کیا ہوتا ہے۔ میں ابرو کو طلاق نہیں دوں گا، بلکہ میں آج اسے یہاں آپ سب کے سامنے سے رخصت کروا کے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ نہ صرف اسے بلکہ اپنی پھپھو کو بھی۔ بہت استحصال کر لیا آپ نے ان دونوں ماں بیٹیوں کا، جانوروں کی طرح وہ حویلی کے کام کاج کرتی رہی۔ جان بوجھ کر آپ لوگوں نے تہمینہ پھپھو کو کبھی بابا جان کے پاس نہیں جانے دیا۔ بھلا مفت کی ملازمت کون چھوڑتا ہے نا؟ وہ طنزی انداز میں سب کو دیکھ کر بولا تھا۔ دلاور کا بس نہیں چل رہا تھا، اس کا منہ نوچ لے۔ وہ سب اپنی اپنی راگ میں لاپنے لگے۔ اذلان کے چہرے پہ بیزاری پھیلی۔ اس نے یکلخت ہاتھ اٹھا کر ان سب کو روکا تھا۔ میں یہاں کسی کی تقریر سننے کے لیے نہیں آیا،
मैं अपनी बीवी को ले जाने के लिए आया हूँ और दुनिया का कोई शख्स मुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि अगर रोका तो आप लोग सीधा अंदर जाएंगे, क्योंकि मेरे पास निकाह नामा है। उसे जेब से तय किया हुआ निकाह नामा निकाल कर सामने ले रहा। सबके सब दंग रह गए थे, खासतौर पर जमान साहब और जुबैदा बेगम। उन्हें अंदाजा नहीं था उनका बेटा डाइवोर्स पेपर के बजाय निकाह नामा उठाकर साथ ले आया था। न जाने कौन क्या क्या कुछ कह रहा था। तामीना बेगम ने अपनी जगह से उठी, उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उठो अबू, देर मत करो, तुम्हारे शोहर तुम्हें लेने आया है, जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना है। उन्हें तो जैसे नई जिंदगी का इशारा मिल गया था। अजलान को पहली बार अपनी पुप्पो से मोहब्बत महसूस हुई। ना जाने वो कितने अरसे से जुल्म की चक्की में पिस रही थी। अबरू ने कुछ नहीं कहा, बस एक नजर उसने अजलान पर डाली और पलट कर अंदर चले गए। वहां एक न्याय मजमा लग चुका था। दिल अमर गुस्से से चला रहा था और अजलान को देखकर उसमें इतनी जुर्रत नहीं हो पा रही थी कि वो कोई कदम उठाता। जमान साहब तरीके से सबके साथ बातचीत कर रहे थे। अजलान चुप्पी से एक तरह से निकल कर अंदर की सम पड़ गया। उसे पता था अबरू का कमरा कौन सा है। बेआवाज के कमरे में दाखिल होता सूटकेस में कपड़े रख रही थी। आहट पर मुड़ी, उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे समझ आ गई है कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया, मुझे आईना दिखाने के लिए ना, है ना? तुम्हें हवेली के काम काज करते देखकर मैंने तुम पर पेंडू लड़की का लेबल लगा दिया था। हालांकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इन सब चीजों में कोई बुराई नहीं है। वो सब तो तुम मुझे चेक करने के लिए कर रही थी ना। वो कदम कदम चलता उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। अबरू ने सर झटका, दो आंसू उसकी आंखों से टूटकर बिखर गए। तो अब यकीन आ गया आपको कि मैं पेंडू और गवार लड़की नहीं हूँ, तभी तो रुखसत करवाकर मुझ पर एहसान कर रहे हैं ना। वो तलखंदाज में कह उठी थी। अजलान की लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट फैली। उसने बेख्तियार अबरू के दोनों हाथ थामे। मुझे माफ कर दो अबरू, मैंने पहचान लिया है कि जाहिरी तौर पर जो चीजें मुतासिर करती हैं उनकी कोई हैसियत नहीं होती। मेरी जात के घमंड टूट गया है। मैं खुद को बड़ा परफेक्ट समझता था, मगर उस रात मुझे मेरी जान बचाने के लिए तुम आई। ना आती तो मैं अपनी जात की तमाम तर मजबूती के साथ वहीं मर जाता। तुम्हारे जैसे गांव में रहने वाली एक इंटर पास लड़की ने मुझे बचाया, मुझे बताया कि तुम कितनी अजीब हो, तुम कितनी हसीन हो, और तुम्हारा दिल कितना खूबसूरत है। उसने आहिस्तगी से अबरू के हाथ पर बोसा दिया। वो साकित रह गई। एक झटके से उसने अपना हाथ वापस खींच लिया। उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई थी। वह इकरार भरी मुस्कुराहट थी। जान ने गहरा सांस लिया। वैसे तुम एक्टिंग कमाल की करती हो। वो जो गुलाबी ड्रेस पहनकर तुम रात को मेरे कमरे में आई थी और वो गोबर वाले हाथों से दुपट्टा तुमने मुंह में दबाया था, ओ माय गॉड, अब तो मुझे वो भी हसीन लग रहा है। वो जानबूझकर उसे चिढ़ा रहा था। अबरू ने अपनी मुस्कुराहट लबों पे दबाई। वो सब तो मैंने आपको तंग करने के लिए कहा था। 3 साल तक मुझे छोड़कर आप चले गए थे, कुछ तो हक मेरा भी था ना। वो अपनी पैकिंग मुकम्मल कर चुकी थी। इस्लान ने उसका सूटकेस थाम लिया। छोड़कर गया था, अब तो लेने भी आया हूँ। आप चाहे जिंदगी भर मुझे सजा देती रहना। उसने मजबूती से अबरू का हाथ थामा। वो जी भर कर मुस्कुरा उठी थी। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था और आने वाली जिंदगी वो दोनों एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ने वाले थे।